मेरे प्यारे देशवासियों, मैं RS गौतम एडवोकेट आज बहुजन पैगाम के माध्यम से आप लोगों के समक्ष और मुख्य रूप से जो देश का बहुजन समाज है उसके समक्ष पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा। साथियों, जैसा कि देश भर से जब से इस देश में बीजेपी का शासन स्थापित हुआ है तब से समाज सेवियों के, बुद्धिजीवियों के, विचारकों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठन वो भी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अभी कुछ समय पूर्व आपने देखा, अब भी देख रहे हैं, राजरत्न अंबेडकर समाज में, देश में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो भी कहते हैं आज की पोजीशन को देखते हुए जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जिसके माध्यम से SC ST के लोग विधानसभाओं में और लोकसभा में चुनकर जाते हैं। बामन मेश्राम भी कहते हैं, बहुत सारे अन्य लोग भी कहते हैं। आज उस वास्तविकता से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में पॉलिटिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था केवल 10 साल के लिए की थी, इस उम्मीद के साथ कि 10 साल के बाद शायद पॉलिटिकल रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सर्विसों में रिजर्वेशन है अंडर आर्टिकल 16 जो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन शायद 10 साल के बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, जो भी सरकार आई, चाहे कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई हो, चाहे बीजेपी की, पॉलिटिकल रिजर्वेशन को चुपके से 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। किसी को पता भी नहीं लगता कब बढ़ गया, कब नहीं बढ़ गया, क्यों बढ़ा दिया जाता है। ऐसे ये गवर्नमेंट क्यों मेहरबान हो जाती है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन SC ST का बढ़ाने के ऊपर। गौर से सोचिए, ये इसलिए होता है कि ऐसा करने से चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो छिपा रहता है। वो क्या है कि जो लोग पॉलिटिकल रिजर्वेशन से SC ST समाज के चुन के जाते हैं वो उस पार्टी विशेष के जिसकी सरकार बनती है उसके गुलाम हो जाते हैं, और थोक में इतने गुलाम मिल जाते हैं कि वो टस से मस नहीं होते, उनकी वॉइस नहीं निकलती, कुछ भी कभी भी उनका स्टेटमेंट नहीं आता, चुपचाप पार्लियामेंट में मुंह दबाए बैठे रहते हैं। संविधान में इसकी व्यवस्था बाबा साहब ने इसलिए की थी कि ये लोग जहाँ से चुन के आए हैं उस क्षेत्र विशेष की और देश के शोषितों की, गरीबों की, पिछड़ों की, सबकी बात करेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उनके साथ जो भेदभाव होता है, सामाजिक भेदभाव होता है, अत्याचार होते हैं, इनह्यूमन एट्रोसिटीज होती हैं, जहाँ पक्षपात होता है, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है, उसकी बात करेंगे जा कर के। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बड़े अफसोस की बात है। आप देख रहे हैं आज देश को 73 ईयर्स इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं, लेकिन जो लोग रिजर्व कोटे से चुन के जाते हैं वो वहाँ अपनी कोई भी वॉइस रेज नहीं करते इन द इंटरेस्ट ऑफ बहुजन सोसाइटी, इन द इंटरेस्ट ऑफ SC ST पीपल। यही कारण है कि जो SC ST के लोग हैं पूरे देश के अंदर, उन पर अत्याचार, लेडीज पर बलात्कार, बच्चों का शोषण, यहाँ तक कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले छात्र हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उनका स्कॉलरशिप भी ख़त्म कर दिया। एक भी पार्लियामेंटेरियन जो इस समाज का बीजेपी के में बैठा हुआ है, पार्लियामेंट बैठा हुआ है, राज्यसभा में या लोकसभा में या विधानसभा में, किसी की आवाज़ नहीं सामने आई। तो ऐसे रिजर्वेशन का फ़ायदा क्या?
जिसका पर्पज ये था, बाबा साहब ने उद्देश्य ये सोचा था कि ये लोग जाकर के समाज की आवाज़ को रेज करेंगे और उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। लेकिन ये तो गूंगे बहरों की तरह से वहाँ पर बैठते हैं। इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से जिसका लाभ केवल इनको तो मिलता है, इनके बीवी बच्चों को मिलता है केवल, लेकिन समाज को नहीं मिलता। जबकि ये रिजर्वेशन पॉलिसी से गए हुए हैं, उस पर पूरे समाज का अधिकार है। ये किसी से मिलते नहीं, किसी की बात नहीं सुनते, ना किसी की बात को सुनते हुए मैरेज करते हैं। चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे यूपी कांड हो, बिहार का, पंजाब का, कहीं का कांड हो, मध्य प्रदेश का, किसी हर स्टेट के अंदर विभिन्न तरह के अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है। इतनी सामाजिक अव्यवस्था फैल गई है कि उनका जो समता का अधिकार था, समानता का अधिकार था, वो भी खत्म होता जा रहा है। लेकिन ये जो प्रतिनिधि हैं, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन के माध्यम से चुनके गए हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। ये कोई आवाज़ नहीं उठाते, उनके हक में कोई काम नहीं करते। चाहे वो रामदास आठवले हों, राम शंकर कठेरिया हों, रामराज जी हों, अब वो उदित राज जी हो गए हैं, पहले वो एमपी थे बीजेपी में, अब कांग्रेस में पहुंच गए हैं। लेकिन वो कभी कभी तो कम से कम आवाज़ उठाते हैं। बाकी लोग हैं, जितने भी एमपी हैं, पहले तो उन्हें कोई जानता ही नहीं है कौन एमपी है, कौन नहीं है, क्या उसका नाम है, नोबडी नोज। और वो अपने को जनाना भी नहीं चाहते। चोर की तरह से पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और चोर की तरह विधानसभा में बैठे हुए हैं। तनख्वाह उनको मिल जाती है, उससे उनका काम चलता, गुजर बसर होती है। तो ये प्रोग्राम जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि ये लोग चुन के जाएंगे और इस व्यवस्था को अपनी गुजर बसर का साधन बना लेंगे। कितनी शर्म की बात है, इन लोगों को शर्म नहीं आती। सारा देश इस समय इतनी विकट विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, साधन नहीं है। साधन इतने नहीं हैं कि लोगों को रोटी कपड़ा मकान भी मिल सके। कितने अत्याचार उन पर होते हैं, इनको सब पता है, जानते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन अपने बॉस पार्टी के सामने कोई भी आवाज़ उठाने में इनकी दम निकलती है। इन हालात को देखते हुए ऐसे रिजर्वेशन जिसका केवल एक इंडिविजुअल को लाभ हो और समाज को लाभ नहीं हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है किसी कंडीशन में। और जब इनका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इनको याद आएगा कि इसकी क्या वैल्यू थी, क्या नहीं, और हमने इसका कितना नाजायज़ लाभ उठाया केवल अपने इंटरेस्ट के लिए। मेरा कहना, जो लोग लाभार्थी हैं और जो ये समाज है, SC ST समाज है, मुख्य रूप से OBC का समाज है, इन लोगों को, इन नेताओं को पकड़ना चाहिए जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन से गए हैं और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं। आए दिन आप देखते हैं, हमारे संगठन हैं, हमारे नेतागण हैं, पूरा देश है, ब्राह्मणों को गालियां देता है, ब्राह्मणों को कोसता है, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया, सवर्णों ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जड़ पे नहीं जाते। इनकी जड़ के नीचे कौन है? इनकी जड़ के नीचे तो वो लोग, स्वार्थी लोग बैठे हुए हैं जो हमारे समाज के हैं। ये लोग एक हो जाएं और ये समाज हित की, देश हित की बात करें, तो कल सरकार को ये चंद घंटों में गिरा सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी रोजी रोटी चली जाएगी। इनका जो MP का, MLA का दर्जा वो खत्म हो जाएगा, दोबारा इनको टिकट नहीं मिलेगी। तो इस लालच से ये वहाँ पर टिके हुए हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि आगे आने वाली जनरेशन जो इनकी है, इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन इसका भी उनको कोई गम नहीं है, क्योंकि वो अपना तो इतना कमा लेंगे तब तक कि उनका तो गुजर बसर हो जाएगा, ज़िंदगी कट जाएगी, उनके बच्चों कट जाएगी। लेकिन समाज का क्या होगा? तो ये लोग बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए व्यवस्था का, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था थी, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए हमको बजाय दूसरों की आलोचना करने से पहले इनको शुद्ध करना पड़ेगा, इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा, इनको समझा बुझा करके किसी भी तरीके से इनको रास्ते पे लाना पड़ेगा कि आप जो चुन के गए हैं, एक रिजर्व सीट से चुन के गए हैं, इस पर सबका अधिकार है।
आपको ये बात पार्लियामेंट में या विधानसभा में कहनी चाहिए थी, आपने नहीं कही। तो इनको जलील करना चाहिए, और यही उस व्यवस्था जो आज की व्यवस्था चल रही है उसके मुख्य रूप से ये जिम्मेदार हैं। ठीक है, जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, ये उस व्यवस्था के लोगों ने फैलाया, इसमें कोई शक नहीं किसी तरह की, जिसके खिलाफ हमारे महामानवों ने अपने को कुर्बान कर दिया, समता के लिए, समानता के लिए, एकता के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए, आपसी भाईचारे के लिए और सत्य अहिंसा प्रेम के लिए। लेकिन ये तो न सत्य अहिंसा प्रेम के लिए लड़ रहे हैं, ना ही समता समानता के लिए लड़ रहे हैं, नहीं संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, इनको सुनाई भी नहीं पड़ता, इनको दिखाई भी नहीं पड़ता। जो भी होता है वहाँ पर यस करते हैं और साइन करके चले आते हैं। तो ये लोग सबसे बड़े गुनाहगार हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरे देश का जो शोषित पीड़ित पिछड़ा समाज है वो आज वहीं पहुंच रहा है जहां 100 साल पहले खड़ा हुआ था। उसके गुनाहगार ये हैं जो रिजर्व कोटे से चुन के गए हैं। जो व्यवस्था है सदियों से चली आ रही थी, दबी हुई व्यवस्था थी, वो आज बीजेपी के शासन में उभर करके सामने आ रही है। वो सबसे बड़ा देश के लिए घातक काम करने जा रही है, काम हो भी रहा है। वो भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था को दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं, शोषण दमन की नीति के आधार पर शासन करना चाहते हैं। उनके जो आरएसएस के संघ संचालक रहे हैं, उनका यही तो कहना था कि यदि लंबे समय तक तुमको शासन में रहना है तो देश के 90% से ज़्यादा लोगों को गरीब बना के रखना पड़ेगा, तब तुम लंबे समय तक शासन कर पाओगे। तो उस सिद्धांत को वो फॉलो करते जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं 20 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है, सरकार पे कोई जू नहीं रेंगती, क्योंकि उनके पास ईवीएम है। उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है वोट की, वो ईवीएम से जीत के आएंगे, सरकार बना लेंगे। यदि ईवीएम नहीं होती, ये सरकार आप अब तक झुक जाती और जो किसानों की मांग थी उसको मान लेती। किसानों को भी चाहिए कि जो मेन आधार है, जिसके आधार पर ये सरकार टिकी हुई है, वो कहीं से भी आते हैं, उनके भी एमपी हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, उनको पकड़ना चाहिए, चाहे पंजाब के हों, हरियाणा के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, कहीं भी हों, क्योंकि आधार तो वही बने हुए हैं सरकार के। कोई भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी मंत्री या कोई भी सरकार बगैर बहुमत के नहीं होती। बहुमत उन लोगों का है, बहुमत में देखा जाए तो हमारे लोग हैं। तो इनकी समझ में, इनको समझाने के लिए किसानों को ये मुद्दा भी जोड़ना चाहिए और इनके खिलाफ भी जिहाद बोलनी चाहिए कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो हमारे वोट से चुन करके गए हैं, कैसे भी गए हैं, इवन के माध्यम से लेके गए तो गए, तो उन पर भी हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है और उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी है, उनको उसे पूरा करना चाहिए। तो इसलिए इनका भी घेराव करना चाहिए, तभी ये सरकार काबू में आएगी। देखिए, आज मैंने देखा हरियाणा में, पंजाब में और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अडानी अंबानी के 100-100 एकड़ के गोडाउन बनने जा रहे हैं, जिन पर अनाज रखा जाएगा। पूरे देश का किसान वहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम करेगा, उसका अधिकार जो ज़मीन पर था वो खत्म हो जाएगा, चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो। आगे चल कर के ये व्यवस्था, ये जुडिशरी पर भी कायम करना चाहते हैं। अभी कुछ समय पहले खोसला जी का एक स्टेटमेंट आया, वो दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, कि ये कानून व्यवस्था जो देश की है इसको भी हाईजैक करना चाहते हैं। वकील क्या करेंगे? जो लॉ एजेंसियां होंगी उनके अंडर में काम करेंगे, जजेस का कोई काम नहीं रह जाएगा। तो इस पर हमारे देश की हर जुडिशरी है उसको भी सोचना चाहिए कि किसी तरीके से ये गवर्नमेंट जो असंवैधानिक काम कर रही है, हर जुडिशरी को और चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेने का जो काम कर रही है उसे सावधान हो जाएं। इस देश में जब न्याय व्यवस्था ही नहीं खत्म हो जाएगी, नहीं रहेगी, और वो हाईजैक कर लिया जाएगा उसको, तो देश का क्या होगा? कानून खत्म हो जाएगा,
इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि संविधान, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संविधान देश का रक्षक है, उसको धीरे धीरे खत्म करने का योजना बना रहे हैं। इनका प्लान है नई संसद बनेगी, नया संविधान होगा, नए लोग आएंगे, नई मूर्तियां लगेंगी उसमें। ये ख्वाब इनका कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए पूरे देशवासियों से मैं अर्ज करना चाहूँगा कि जिन लोगों को आपने चुन करके भेजा है उनको कंट्रोल कीजिए। आपके क्षेत्र के जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, उनको कहिए, ये बातें समझाइए कि दोबारा हम तुमको वोट नहीं देंगे, किसी कंडीशन में तुम्हारा बहिष्कार करेंगे, सामाजिक बहिष्कार करेंगे, राजनीतिक बहिष्कार करेंगे, और यहाँ तक बहिष्कार करेंगे कि तुम्हारे स्वार्थपरता की वजह से तुम्हारे परिवारों को भी समाज से अलग करेंगे, शादी ब्याह भी तुम्हारे यहाँ ना करेंगे, ना तुम्हारी लड़कियों को लेंगे। यहाँ तक इनका बहिष्कार होगा, तब इनकी समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। आपने देखा बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ जाट समाज से। सनी देओल, जिसकी सब तारीफ करते थे, इतना अच्छा हीरो था, उसके पिताजी धर्मेंद्र, कितना गजब का हीरो, पूरे देश में नाम था। सनी देओल ने भी अच्छा काम किया था। 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो की, आज कहाँ चला गया? आज एक चोर की तरह चुपचाप पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। एक आवाज़ किसानों के हक में नहीं उसके मुंह से निकलती है। क्या हो गया भाई? अरे कितना पैसा चाहिए? सनी देओल के पास तो पैसे कमी नहीं, ना धर्मेंद्र के पास पैसे कमी, हेमा मालिनी के पास पैसे कमी नहीं, फिर क्या लालच है? अरे भाई, ये सरकार आपको प्रधानमंत्री तो सनी देओल जी बना नहीं देगी, है? उसी तरह से एक और है, पत्रकार है, जिसका नाम है सुधीर चौधरी, उसे तिहाड़ चौधरी भी कहते हैं। वो सब के खिलाफ, उसे पता नहीं क्या लालच है, वो झूठी तारीफ करता है, रात दिन 24 घंटे बीजेपी के गुण गाता है, झूठा प्रचार किया जा रहा है। जो बीजेपी की मीडिया है, चाहे कोई भी प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारी मीडिया देश को भ्रमित करने में लगी हुई है, गुमराह कर रही है। देश के लोग कहते हैं, आवाज़ उठाते हैं, आज 19वां दिन है, कौन सुनने वाला है? ये इस देश के अंदर एक पहला अवसर है जब इतनी लंबी स्ट्राइक चली हो, इतनी इस कड़ाके की सर्दी में हमारे देश के किसान, बुजुर्ग, महिलाएं और सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, कोई भी हैं, सब इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मोदी जी के कान पे जूं क्यों नहीं रेखती? इसलिए कि कोलोजियम, वो ईवीएम उनके हाथ में है, उन्हें आपके वोट की ज़रूरत नहीं है, ईवीएम के बल पर वो कभी भी सरकार बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं किसानों से भी, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और मेरे पास भी खेती है, इसलिए मैं अर्ज करना चाहूँगा कि ये ईवीएम का और कोलोजियम का मुद्दा भी इसके साथ में जोड़ दें। यही तो जड़ है जिस पर ये सरकार नाच करती है और हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। प्यारे देशवासियों, बातें तो बहुत हैं, बहुत सारी समस्याएं आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनको रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि अब अमल में लाने की ज़रूरत है। शिक्षा का इन्होंने बंटाढार कर दिया, शिक्षा बर्बाद कर दी, लोगों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको वजीफ़ा नहीं मिलता, वो रोक दिया। यूनिवर्सिटी में आप जाइए, जो हालत कोलोजियम के माध्यम से हर जुडिशरी में है, परिवारवाद फैल गया है हर जुडिशरी में, उसी तरह से देश की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी 2 कम्युनिटीज़ का परिवारवाद स्थापित हो गया है, ब्राह्मण्स एंड बनिया, और किसी का नहीं, केवल प्रोफेसर, वाइस चांसलर जो भी मिलेंगे वो 2 कम्युनिटीज़ के ही मिलेंगे। देश सबका है, संविधान सबको इक्वल राइट्स देता है, तो ये तो सब गलत हो रहा है। और ये जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं, इनको क्यों बनाया गया कि ये हमारी बात को कहेंगे, जाकर के जायज़ बात को कहेंगे, वहाँ किसी का ना तो पक्षपात करेंगे, ना किसी का वो करेंगे, लेकिन वहाँ जाकर के समाज हित में, देश हित में, समता की बात करेंगे, लेकिन नहीं करते। इनको दिखा दिया, डंडा दिखा दिया जाता है या कान में फूंक दिया जाता है कि दोबारा ईवीएम के जरिए तुमको हम जुता के ले आएंगे, तुमको केवल बैठना है, चुपचाप साइन करने हैं और कुछ नहीं करना है। वो खुश हो जाते हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते, क्योंकि दोबारा भी जीत जाएंगे, ईवीएम उनके हाथ में। तो इस तरह से देश का बुरा हाल होने वाला है। जो मीडिया निष्पक्ष रूप से काम कर रही है
उसकी नहीं सुनते। प्रसून वाजपेयी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया काम कर रहे हैं, सही बातें लिखते हैं। नीरज पटेल हैं और सोशल मीडिया पे तमाम लोग काम कर रहे हैं। भोजन पैगाम भी एक लगा हुआ रात दिन काम कर रहा है, लोगों को आगाह कर रहा है, रास्ते पे ला रहा है। लेकिन जो सही काम कर रहा है उसको इन्हें सुनने की, उनकी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इनकी झूठी तारीफ करता है, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे रजत शर्मा हो, चाहे दीपक चौरसिया हो, चाहे सुमित अवस्थी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, ये सारे के सारे मीडिया के लोग, ये इनको अनाप शनाकूत पैसा मिलता है। सोनिया जी के कहने के आधार पर करीब 1500 करोड़ रुपए तो इनको गवर्नमेंट देती है। अब हम लोग जो मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया, हमको तो कोई पैसा नहीं देता। हम लोग जो किस तरह से चलाते हैं वो हमें को पता है। इसलिए मैं देश के नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है वही आपकी वास्तविक मीडिया है, वही आपके दुख दर्द को, आपकी परेशानियों को देश के सामने रखने का काम कर रही है। आप उसको समर्थन दीजिए और उसको कोऑपरेट कीजिए। और जो इसमें जो भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, रात दिन लगे रहते हैं, मेहनत से काम करते हैं, उनको कोऑपरेट भी कीजिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना फैला सकते हैं देश हित में, समाज हित में इसको फैलाने का काम कीजिए। तभी आपकी आवाज़ दूसरा सुन पाएगा, दूसरे की आवाज़ आप सुन पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ देश के लोग इस पर अमल करेंगे और जो गूंगे बहरों की तरह से विधानसभाओं में और पार्लियामेंट के अंतर्गत राज्यसभा के मेंबर्स हैं या लोकसभा के मेंबर्स हैं, अथवा जहाँ नरेंद्र कश्यप जैसे पुराने एमपीज जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में रह कर के खूब मज़े लिए, पैसा भी कमाया, आज वो बीजेपी में नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर असर पड़ना चाहिए और उन्हें अपने समाज की तरफ देखना चाहिए कि हम तो यहाँ नोट कमा रहे हैं, अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन हमारे समाज की क्या दशा हो रही है उस पर उन्हें तवज्जो करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ये और वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये ओबीसी के लोग हैं। इनको कम से कम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय बघेल साहब का फॉलो करना चाहिए। वो भी तो मुख्यमंत्री हैं, अरे वो भी तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको तारीफ करते हैं देश के लोग, क्योंकि वो सही बात कहते हैं, वो भी सही बात कहते हैं, उनके पिताजी भी सही बात कहते हैं। तो हम निष्पक्ष रूप से उन लोगों को एप्रिशिएट करते हैं जो देश हित में, समाज हित में काम कर रहे हैं। और जो लोग केवल अपने लिए और अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, उन्हें ना हम पसंद करते हैं, ना देश पसंद करता, ना कोई पसंद करता। हो सकता है आगे चल करके उनके बच्चे भी उनको पसंद नहीं करेंगे कि तुमने बाबा साहब की पॉलिसी के आधार पर काम नहीं किया, संविधान के काम के आधार पर नहीं काम किया। जिस व्यक्ति ने आपके लिए अपने को कुर्बान कर दिया उसका आपने नाजायज लाभ उठाया, और इस तरह से उनकी मजाक बनाई जाएगी और वो कहीं पर भी समाज में इज्जत से नहीं रह पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि देश के लोग इन बातों को बड़ी गंभीरता से लेंगे और अपने अपने क्षेत्र में जो वहाँ के उनके द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, उनको घेरने का काम करेंगे और उनसे कहेंगे देश की हालत ये है, बेरोजगार लड़के हो गए, नौकरियां नहीं हैं, ख़त्म हो गए, कहीं किसी तरह का कोई साधन नहीं रहा है। आज गैस के रेट बढ़ा दिए, 56 रुपये एक सिलेंडर बढ़ा दिया एकदम है, जो सब्सिडी मिलती थी वो भी ख़त्म कर दी। डीजल के रेट पाकिस्तान से महंगे, पेट्रोल के रेट पाकिस्तान से महंगे, बांग्लादेश से महंगे, आपकी जीडीपी इन देशों से महंगी, और आप मुकाबला करते हो, बाहर जाकर के झूठी तारीफ करते हो कि हमारा देश बड़ी उन्नत कर रहा है। तो क्या उन्नत हो रही है? आप तो सही मानी में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हो। तो कैसा प्रधानमंत्री आया, कैसा शासन आया इस देश में, जो दूसरे लोग हैं इस देश की मजाक बना रहे हैं कि कैसा
यहाँ तक कि बेवकूफ़ प्रधानमंत्री कहते हैं, बहुत सारे मीडिया वाले भी कहते हैं। हालांकि एक पढ़ा लिखा और एडवोकेट होने के नाते एक ऐसी भाषा हम इस्तेमाल नहीं करते किसी के लिए, क्योंकि उसे हम अच्छा भी नहीं समझते। लोगों को गंभीरता से, भारत के प्रधानमंत्री को भी इन चीज़ों को गंभीरता से समझना चाहिए कि उनकी प्रतिष्ठा इस समय व्यक्तिगत नहीं है, उनकी प्रतिष्ठा इस समय भारत देश से जुड़ी हुई है। तो यदि प्रधानमंत्री का अपमान होता है और प्रधानमंत्री के नाम लेकर के कोई अशोभनीय बात कही जाती है तो पूरे देश का अपमान होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी साहब को कम से कम देश की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वो काम करना चाहिए जिससे उनको एप्रिसिएशन मिले, ना कि रात दिन उनको इस तरह से जलील किया जाए जैसे जलालत के काम वो कर रहे हैं। वो नहीं करने चाहिए। कभी कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 1, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी से देश नहीं चलता। और जो योजना लेके आते हैं, आज ये योजना आ गई, कल वो योजना, परसों वो योजना, एक भी योजना आज तक उनकी कामयाब नहीं हुई। 6 साल के पीरियड में, 6 साल से ज़्यादा का पीरियड होने जा रहा है, कौन सा काम कर दिया भाई? किसी तरह का एक काम बता दो कि आपने देश हित में ये काम कर दिया, विकास के लिए काम कर दिया। आज ये कानून बनेगा, कल राम मंदिर का कानून बनेगा, परसों फलाना का कानून बनेगा। ये अरे इनसे व्हाट इज दिस, इज नॉनसेंस ओनली। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अरे देश के बुद्धिजीवियों को धोखा मत दीजिएगा और देश को बर्बाद करने से बच आइएगा, नहीं तो आगे आने वाला समय आपके नाम को इस देश में एक कलंकित प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा ट्रीट किया जाएगा कि इस देश में एक ऐसा कलंकित और ऐसा एक ऐसा प्रधानमंत्री आया था ईवीएम के माध्यम से जो देश को बर्बाद करके चला गया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। मीडिया के लोगों को भी अपनी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए और देश हित में, समाज हित में सच्चाई को बयां करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। उसी तरह से चुनाव आयोग का क्या ऐसा कोई खास पर्पज है कि वो ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है? उसको बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। और सबसे मेन क्वेश्चन है, देश की जुडिशरी भी इस समय खतरे में है। जो हायर जुडिशरी इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो यदि इसी तरह से हायर जुडिशरी के जज लोग, मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट, चुपचाप बैठा रहा, देखता रहा, सुनता रहा, तो फिर इस देश के लोग न्याय मांगने कहाँ जाएंगे? जबकि संविधान के अनुसार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जुडिशरी को एक स्वतंत्र जुडिशरी बनाने की कोशिश की है और स्वतंत्र है, उसे शासन के अंडर में होकर एक काम नहीं करना चाहिए। कितनी शर्म की बात है। रंजन गोगोई, ही वाज द CJI ऑफ द कंट्री। उसके बाद सरकार के सारे पर 2-4 उल्टे सीधे फैसले किए, लालच आ गया, राज्यसभा का मेंबर बन गया। मैं ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहूँगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी ये अर्ज करना चाहूँगा कि ऐसा कभी ना होने दें। जो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे कोई भी आए, सब नीचे खड़े होते थे और वो अपनी कुर्सी पे टॉप पे बैठते थे। उनका मान सम्मान, उनकी गरिमा संविधान के अनुसार न्याय के क्षेत्र में सर्वोपरि थी। आज वो CJI जो स्पीकर होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, उसके नीचे बैठता है। तो इससे देश की कानून व्यवस्था की गौरव और गरिमा थी सुप्रीम कोर्ट की, उस व्यक्ति ने अपने निजी स्वार्थ के लिए मिट्टी में मिला दिया। तो एक एडवोकेट होने के नाते मैं इस चीज़ को समझता हूँ और इस पर न्यायिक प्रक्रिया को बहुत बड़ा धक्का लगा है। इसे न्याय देने वाले लोग समझे ना समझें, उनकी समझ आज नहीं तो कल उनको समझना पड़ेगा किसी हालत में। लेकिन जो वकील समुदाय है पूरे देश का, वो अच्छी तरह से समझ रहा है कि यदि हमारे न्यायाधीश इस लालच में आ गए कि सुप्रीम कोर्ट का CJI बनने के बाद वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तब तो देश की न्यायपालिका से सबका विश्वास उठ जाएगा। तो इस तरह से रंजन गोगोई ने ऐसा करके देश की न्यायिक व्यवस्था को, न्यायपालिका को बहुत बड़ा एक धोखा दिया है। तभी तो बहुत सारे जजेज भी दुखी होकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ताले डाल देने चाहिए, अब न्याय मिलना। अभी
दीपक गुप्ता साहब रिटायर हुए, उन्होंने भी कहा कि न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट जो धनाढ़ लोग हैं, रिच पर्सन्स की मुट्ठी में आ गया है। क्या है, व्हाट इज दिस? हमारी अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा जानते हैं, उन्होंने अनुभव है, उनकी जो व्यथा है वो उन्होंने कह दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे जज रिटायरमेंट होने के बाद ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, तो वो उनको ध्यान में रख कर के काम करना चाहिए। दूसरी बात, आज जो एक कानून बना किसानों के बारे में, हो सकता है रंजन गोगोई से राय ली गई हो इस कानून को बनाने के लिए, तो वो आज फेल हो गई। तो प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, रंजन गोगोई सीजेआई रहे हैं, जज रहे हैं, कोई राजनेता नहीं रहे हैं। उनकी राय लेके काम करोगे तो ऐसा ही होगा। एक भी कानून आपका बनाया हुआ कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए उनको उनकी मर्जी पे, उनको अपने स्थान पे रहने दो। सरकार जैसे चलती है संविधान के अनुसार उसे चलाने की कोशिश करो। नहीं चलाने की कोशिश करते, नहीं चला सकते, तो देश हित में, समाज हित में इस्तीफा दे दो। आज नहीं तो कल देश की जनता जब आपसे रेजिग्नेशन मांगेगी तो आपको देना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा आपने देश हित में कौन सा काम कर दिया, 6 साल के अंदर आपने क्या किया है, जिस पर देश के लोग नाच कर सकें कि बीजेपी की सरकार आई थी और वो प्रधानमंत्री ने ये काम कर दिया था। बातें बहुत सारी हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ न कह करके आज मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।